आई नो आज मैंने ब्लॉग में कुछ भी आज मैं डालने का टाइम नहीं हुआ क्योंकि आज का दिन बहुत 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 हेक्टिक था सुबह से। एंड आज डे है आई थिंक 31-32 मुझे भी याद नहीं है। एंड मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे नैप चाहिए, अच्छे से रेस्ट करना है। बहुत टायर्ड हो गया हूँ मैं। एंड अगर मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होगा तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा, अदरवाइज़ आज ये ब्लॉग ऐसे ही जाएगा। हाँ, आपको मेरे चेहरे से पता चलोगे मैं कितना थक गया हूँ। मुझे एक अच्छा सा रेस्ट चाहिए, बट पता नहीं क्या क्या चाहिए। मुझे भी तो आराम चाहिए। करता हूँ मैं आपसे बहुत सारी बातें। Dr. Ashima Gankar, and our esteemed guest, Dr. Hari Krishan Rathi, consultant in breast, endocrine, advanced laparoscopic, robotic surgeon and general surgeon, and Dr. Vikas Nehra, consultant in surgical oncology and robotic surgeon, and their teams, and our NSS program officers and my dear friends. Now, to mark the beginning of this meaningful program, I would like to request Principal Ma'am to kindly come forward and welcome our guest with presenting with planters. Yes. Now, I humbly invite our respected Principal Ma'am to address the gathering. सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. As you all know, today is a very special day, a day where we all need to be made aware of our health, good health, and to ensure that we stay healthy throughout our lives. And one of the very important, significant aspect in today's life is the growing rate of cancer. So today being Cancer Awareness Day, we have with us today two very eminent personalities. No doubt they look very young, but then that's how hard working people, they rise, they make a name for themselves and they work for the society. I very warmly, cordially welcome Dr. Hari Krishan Rathi from Panipat, but born and brought up and having studied from Chandigarh. I also welcome Dr. Vikas Nehra, and both of them, they are basically oncosurgeons only. Specialization they will talk about when they come and address you. But my point here is that since the various भी ये जो नेक्स्ट स्लाइड में चीज़ें दिख रही हैं, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. अगर आपकी ब्रेस्ट का कलर चेंज है, जैसे फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा है, देयर इज़ अ चेंज इन कलर ओवर द स्किन, या निप्पल रिट्रैक्ट हो गया है, या ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ महसूस हो रही है, या गांठ के साथ आपका कोई निप्पल डिस्चार्ज है, या जो ऑरेंज होता है, संतरा होता है, संतरे की स्किन जो ऊपर छिलका होता है उसके जैसी आपकी स्किन हो गई है, जैसे वो लास्ट फोटो में दिख रही है, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखे, देन आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाना है और रिपोर्ट करना है. तो पहला स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया. पहले स्टेप में अपने हाथ को हिप्स पे रखना है, शोल्डर स्ट्रेट रखना है, दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, अपने निप्पल को एग्जामिन करना है. थर्ड पार्ट के लिए आपको अपना थंब और फिंगर, इसके बीच में निप्पल को पकड़ के आपको फील करना है. इस ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन यू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में, और इस प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन मेरे साथ देंगी मेरी स्टाफ मेंबर. ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस और एग्जामिनेशन है जो महिलाएं हर महीने अपने आप पे करके ये पता लगा सकती हैं कि उनकी ब्रेस्ट में कोई नई गांठ या किसी तरह का कोई पदार्थ और कोई सिम्टम्स तो नहीं डेवलप हो रहे. तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना चाहिए? जिन लेडीज को पीरियड्स आते हैं वो अपने डे 5 और डे 6 साइकिल पे हर महीने अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें. और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है. दूसरा, जब ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट पहुंचता है वो मैक्सिमम टाइम ऐसे वाली स्टेजेस पे होता है कि हम लोग उसको ट्रीट नहीं कर पाते. पूरा क्योर, ट्रीटमेंट दो चीज़ें होती है, या तो क्योर करना है या फिर हम लोगों को सिर्फ ट्रीट करना है कि पेशेंट की आगे की लाइफ ठीक से रहे, जिसको बोलते हैं पैलिएटिव केयर. तो हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट को उस टाइम पे पकड़ा जाए जब उसका 100% ट्रीटमेंट होकर के क्योर हो सके, कि बीमारी से पहले जैसा था वैसा पेशेंट बाद में हो सके. इसलिए हम यहाँ पे हैं. बार बार डॉक्टर हरी ने बोला कि स्क्रीनिंग करनी है हमें. स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों को खुद ब्रेस्ट एग्जामिन करनी है, फिर डॉक्टर से एग्जामिन करानी है. अगर आपकी 40 की एज होगी तो आपको एक एक्सरे कराना है जिसको मेमोग्राम बोलते हैं.
स्क्रीनिंग का मतलब क्या है और प्रिवेंशन का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, किसी को समझ में आया है? स्क्रीनिंग का मतलब क्या होगा? हाँ, एनालाइज किसको करना है? सिम्टम्स को। सिम्टम्स हो गए तो वो मरीज बन गया ना। लंप को, लंप आ गया तो मतलब वो मरीज हो गया है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो हेल्दी बंदे हैं, जैसे आप लोग हो, मैं हूँ, कोई आपके परिवार में सब लोग हैं, वो हेल्दी, अपेरेंटली हेल्दी हैं, उसको जा करके टेस्ट कराने हैं, उसको खुद अपनी ब्रेस्ट एग्जामिन करनी है, उसको खुद अपने टेस्ट कराने हैं, या डॉक्टर के पास जाना है, उसको जाके अपना एक्सरे कराना है। नॉर्मली हम लोग कभी भी अस्पताल में नहीं जाते जब तक कोई दिक्कत हो। हम लोग बोल रहे हैं कि आप जा करके, आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपकी एज अगर 40 होगी, आप जा करके एक एक्सरे कराओ जिसका नाम है मेमोग्राम। तो स्क्रीनिंग है अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल, जो कि हेल्दी हैं सब, उसको जा करके हम लोग एग्जामिन करेंगे, या तो खुद पेशेंट कर रहा है या डॉक्टर कर रहे हैं, या कुछ ऐसे सिंपल टेस्ट कर रहे हैं, सिंपल वाले, जिससे कि हम लोग बीमारी को ऐसे वाली स्टेज में पकड़ सकें, या तो वो कैंसर नहीं बना है, या फिर कैंसर अगर बन गया तो वो अर्ली स्टेजेस में है अभी। तो अर्ली स्टेजेस में है तो आराम से ट्रीटमेंट हो जाएगा, सिंगल मोडलिटी ट्रीटमेंट हो जाएगा, 100% क्योर हो जाएगा। या फिर ये है कि अभी कैंसर नहीं बना है तो उसी टाइम उसको रोक सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे हैं कि कैंसर हो गया तो उसके बाद तो हम लोग हैं उसमें, तो आप, हम लोग यहाँ पे आए ना आए, आपको कुछ भी पढ़ाएं ना पढ़ाएं, आप लोग आओगे ही आओगे, हमारे पास नहीं आओगे, किसी और के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाना ही है। हम लोग यहाँ पे मैसेज देने आए हैं कि कैंसर होने से पहले कैसे रोका जा सकता है, और कैंसर होने से पहले आपको दिखाने का क्या महत्व है, कि क्यों दिखाना है आपको डॉक्टर को। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो क्या है? फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर क्या बताया डॉक्टर साहब ने? ब्रेस्ट कैंसर है ना। सेकंड मोस्ट कॉमन क्या है? सर्वाइकल कैंसर। तो ऐसा क्यों है? ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को समझो कि ब्रेस्ट कैंसर उन्होंने बताया कि आज के टाइम पे अगर आज के दिन 30 फीमेल्स पैदा होती हैं तो जो उनकी लाइफ स्पेन रहेगा अगले 50 साल 60 साल, जितनी भी वो लाइफ उनकी है आगे की, उसमें से एक को चांस है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। तो दैट्स अ ह्यूज नंबर ना। इंडिया में कितने 1.3 बिलियन लोग हैं, तो और हर रोज पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर रोज पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 30 में से एक के चांस है, तो इतने सारों में कितने सारों को कैंसर होने के चांसेस हैं। ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर अगर मैं बात करूं तो सर्वाइकल कैंसर में है कि आज अगर 50 फीमेल्स पैदा हो रही हैं उसमें से एक को सर्वाइकल कैंसर फ्यूचर में होने के चांसेस है। तो सर्वाइकल कैंसर होना अलग बात है, और ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की ग्रेविटी में ये डिफरेंस है कि ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टम्स के साथ आता है, कोई भी गांठ होगी आप किसी न किसी को दिखाओगे। सर्वाइकल कैंसर में इशू ये है कि सिम्टम बहुत लेट आएंगे, थोड़े से अर्ली स्टेजेस में बहुत कम सिम्टम्स आएंगे। इसलिए अगर आज के टाइम पे कोई भी 4 फीमेल्स किसी भी कैंसर की वजह से मर रही हैं तो उसमें से एक कारण सर्वाइकल कैंसर होगा। तो सर्वाइकल कैंसर ग्रेव डिजीज है। ब्रेस्ट कैंसर भी हालांकि ग्रेव डिजीज से कम नहीं मानेंगे, ग्रेव डिजीज है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर मोर्टेलिटी के हिसाब से कि वो आपकी जान ले सकती है, उसके हिसाब से सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा डेंजरस है। और ज़्यादा डेंजरस होने के साथ साथ मैं बताऊंगा कि आसान क्यों है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर बॉडी का अकेला इकलौता कैंसर है जिसको हम लोग होने से पहले रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया कि हम अर्ली पकड़ेंगे, स्क्रीनिंग बताया, उन्होंने एक भी बार भी वर्ड प्रिवेंटेबल नहीं बोला। प्रिवेंटेबल का मतलब है कि हम होने से पहले रोक सकें, जो कि सर्वाइकल कैंसर में वर्ड यूज कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में नहीं यूज कर सकते। ब्रेस्ट कैंसर में कि हम लोग उसको होने से पहले, होने के बे रोक सकते हैं। दूसरा है कि स्क्रीनिंग सेम, जो जैसे ब्रेस्ट के लिए इफेक्टिव स्क्रीनिंग है कि 40 के बाद आपको मेमोग्राम कराना है, पहले एग्जामिनेशन कराना है या खुद करना है, ऐसे ही इसके लिए भी एक बहुत ही इफेक्टिव स्क्रीनिंग मेथड अवेलेबल है जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि बचपन से बच्चे पैदा होते हैं और 9 साल तक 14 साल तक कोई कोई वैक्सीन लगती है ना, फ्लू होने से पहले रोक रहे हैं, पोलियो होने से पहले रोक रहे हैं, वैक्सीन पहले लग रही हैं। ऐसे ही इकलौता एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए बहुत ही इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। वो वाला पार्ट बताता है हमें प्रिवेंशन। तो और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने लास्ट लिखी है, केवल शरीर का इकलौता एक ऐसा कैंसर है जिसको हम पूरा दुनिया से खत्म कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ग्रेव है कि हर 50 में से एक फीमेल को हो रहा है, इतना ज़्यादा ग्रेव है कि कोई भी कैंसर से अगर मर रहा है उसमें से चौथा कारण सर्वाइकल कैंसर है। और उसके अपोजिट ये वाली बात है कि ऐसा कैंसर है जो हम पूरी दुनिया से हम हमेशा के लिए 100% खत्म कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आज से 15 ज़्यादा साल पहले नहीं, 15-20 साल पहले हम लोग बोलते थे इंडिया पोलियो की कैपिटल है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोलियो के केसेस इंडिया में होते थे। फिर एक इंडिया ने मुहिम चलाई कि 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन आता था,
कवरेज किया, आप लोगों ने सुना हो नहीं सुना हो, आपके पेरेंट्स ने सुना होगा। तो इतना ज़्यादा हम लोगों ने पोलियो वैक्सीन पिलाई लोगों को कि 2011 के बाद से इंडिया में कोई भी पोलियो का केस आया ही नहीं है। WHO ने 2014 में इंडिया को पोलियो इरेडिकेटेड कंट्री का बोला है। तो इस तरीके से इसकी प्रिवेंटेबल वैक्सीन इतनी इफेक्टिव है कि अगर हम सही से कवर करते हैं लोगों को तो आने वाले टाइम में हम लोग सर्वाइकल कैंसर को इरेडिकेट कर देंगे। आज के टाइम पे सेकंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन इफेक्टिवली प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम लगाते हैं तो हम आने वाले टाइम में सर्वाइकल कैंसर 100% ख़त्म कर सकते हैं। आज के टाइम पे सर्वाइकल कैंसर के इंडिया में है, हर साल जो नंबर ऑफ सर्वाइकल कैंसर वाले केसेस जो जुड़ने हैं टोटल डाटाबेस में, उसके अगर आप यकीन नहीं करोगे 30 to 40% इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से जुड़ते हैं बिकॉज ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स जो HPV के साथ साथ हैं। क्यों? क्योंकि HPV इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। HPV इन्फेक्शन सब में होनी है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स आर गोइंग टू गेट दैट HPV इन्फेक्शन देयर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो HPV इन्फेक्शन तो इंडिया में भी इतना ही हो रहा है और वेस्ट में भी इतना ही हो रहा है। लेकिन बात यह है कि HPV इन्फेक्शन कॉमन होने के साथ साथ अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो अगले 6 महीने से लेकर के 2 साल के अंदर अंदर HPV अपने आप वॉश आउट हो जाएगी। लेकिन इम्यूनिटी कमज़ोर है और साथ में बाकी वाले रिस्क फैक्टर्स हैं कि अर्ली एज ऑफ मैरिज है, मल्टीपल पैरिटीज़ है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, फुल टर्म प्रेगनेंसीज, और स्मोकिंग की हिस्ट्री है, कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा हैं, आपकी इम्यूनिटी किसी भी कारण से कमज़ोर है, तो उसमें वो HPV इन्फेक्शन आपको बार बार होती रहेगी। और बार बार होकर के किसी न किसी एक बार ऐसा होगा कि वो इन्फेक्शन हुई और बॉडी उसको क्लियर आउट नहीं कर पाया, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन। तो सिंपल HPV इन्फेक्शन कारण नहीं है सर्वाइकल कैंसर का। HPV इन्फेक्शन सब में होनी है, मेल्स में भी होनी है, फीमेल्स में भी होनी है लाइफ टाइम में, और वो अपने आप क्लियर आउट भी होगी, उसके लिए अलग से कोई मेडिकेशन नहीं लेनी है। प्रॉब्लम है कि परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन किसी को अगर होती है तो वो सर्वाइकल कैंसर की तरफ प्रीडिस्पोज करती है। तो इसके लिए हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में होना है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में होना है, तो हमने मेल को क्यों बैठाया हुआ है यहाँ पे? क्योंकि HPV ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में होगा। 2 कारण है, एक तो हमें अवेयरनेस फैलानी है, वो अपने परिवार में लेकर के जाएं कि यहाँ पे क्या मैसेज दिया गया है, क्या स्क्रीनिंग होती है, क्या प्रिवेंशन है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं। दूसरा ये कि HPV से सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, ओरल कैंसर भी होंगे, पेनाइल कैंसर भी होंगे, वल्वा, एनल कैंसर, so many cancers are related with this HPV infection, but most commonly it is associated with this cervical cancer, 95% of the cases. Then सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड अपनी नॉर्मल पॉपुलेशन में कुछ मिथ्स हैं, उनको दूर करना जरूरी है। आपके लिए 2 चीज़ें बतानी है, एक तो सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो मैं अभी आपसे डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। दूसरा ये है कि सर्वाइकल कैंसर जो हमारी नॉर्मल घरों में किसी को कैंसर अगर है उसके से रिलेटेड जो मिथ्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए आपके पास मैसेज पहुंचाना है। नॉर्मली बोलते हैं कि सर्वाइकल कैंसर सिर्फ ओल्डर फीमेल्स का कैंसर है, नहीं। सर्वाइकल कैंसर के केसेस 60 to 70-80% तक आते हैं कि 60 एज ग्रुप में आ रहे हैं, 50 to 60 एज ग्रुप में, लेकिन 20 से 30% आजकल आने लगे हैं कि 25 साल की उम्र में भी आ रहे हैं, 26 साल की उम्र में भी आ रहे हैं, 30 साल की उम्र में भी आ रहे हैं। जो यंगेस्ट पेशेंट जो मैंने ट्रीट किया है वो 26 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर वाला ट्रीट किया हुआ है, हालांकि बहुत कम है। मैक्सिमम पेशेंट अभी भी 60 to 65 एज ग्रुप में है, लेकिन यंग एज ग्रुप में भी आ रहे हैं। दूसरा मिथ है कि सर्वाइकल कैंसर जो अगर होगा तो कुछ ना कुछ सिम्टम आएंगे, नहीं। अर्ली स्टेजेस में सर्वाइकल कैंसर की वजह से कोई सिम्टम नहीं आएंगे, इसलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। जो अर्ली स्टेजेस में अगर कोई कैंसर सिम्टम नहीं दे रहा है इसलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। अर्ली स्टेजेस में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही इसलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। और लेट स्टेजेस में जब वो फैल गया इधर उधर, आसपास वाले ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लिया, तो उसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। दूसरा है कि जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, पेशेंट आकर के बोलता है कि हमारे घर में तो किसी को कोई कैंसर नहीं था, कोई सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में हो गया, या फिर हमारे परिवार में क्यों हुआ, या हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए था। तो ये एक कॉमन मिथ होता है कि कैंसर सिर्फ जिनके परिवार में चला आ रहा है उनके में होता है। हाँ, जिनके परिवार में कोई भी कैंसर चला आ रहा है उनके परिवार में रिस्क है, एक्स्ट्रा है, 20 से 30% रिस्क ज़्यादा है उनकी फैमिली में, लेकिन 80% ऑफ द टाइम्स सर्वाइकल कैंसर या कोई भी कैंसर फॉर दैट मैटर कि किसी न किसी नए स्पोरेडिक तरीके से होता है। स्पोरेडिक तरीके का होगा कि जिसको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है वो फर्स्ट इन द लीनिएज है, उसके बाद भले ही उसके परिवार में हो जाए, लेकिन पहली बार उस परिवार में उसको ही सर्वाइकल कैंसर या कोई भी कैंसर होगा। देन दिस इज अनदर मिथ की
वी कैन नॉट फाइंड देयर वेन्स, ब्लड सैंपल लेना होता है, वेन्स नहीं मिलती, और वो हर बार ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट चल रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, पर पेशेंट्स कब आते थे? 3rd स्टेज 4th स्टेज, जब बस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यू डो नॉट नो फॉर श्योर कि कुछ होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो इट इज बेटर, दिस इज समथिंग यू एक्चुअली फॉलो द रूल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्लीज आई वुड सजेस्ट गर्ल्स के लिए HPV की वैक्सीनेशन बहुत जरूरी चीज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस टॉपिक पे यहाँ पर लेक्चर हुआ, और अपने मदर्स को, जो बॉयज बैठे हैं यहाँ पे, मदर्स हैं आपके घर में और लेडीज हैं, प्लीज encourage them. Trust me, women's disorders particularly related to reproductive system इतने ज्यादा neglected हैं इंडिया में, हर छोटी मोटी चीजों पे you need to support them, क्योंकि अगर आपकी मदर कह रही है ना दर्द हो रहा है, तो आपकी दादी नहीं, आपकी नानी भी कहेगी होता है। Nobody supports them. तो you will have to be the torch bearers for change, और आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा उन्हें OPD में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप चेक कराने के लिए लेकर जाएं। To this tune, I would like to thank Principal Ma'am for organizing such a lecture. हमने तो यहाँ की arrangement करी, she made sure कि doctors यहाँ पर आए, and then I would like to thank Dr. Hari Krishna Rathi and Dr. Vikas Mehra. Thank you so much for your enlightening lectures. And हमारे ये students, काफी सारे students NSS के भी हैं, काफी PG के students हैं, and I'm really hopeful कि ये लोग देखेंगे कि इनके आसपास जिनके अंदर भी थोड़े symptoms हैं, और symptoms ना भी हों, I would want कि सब एक बार preventive checkup ही करा लें, ठीक है? They already told you कि OPD is free, pap smear is free, and then some tests which are required on further requirement, वो जो है वो discounted है। तो this is a good offer and you should take it up on. At least ये तो पता चल जाएगा कि कैंसर नहीं है, ठीक है? वो भी एक बहुत बड़ी तसल्ली है, क्योंकि हमें जब यहाँ पे मोस्टली एडवांस स्टेज में पता चलता है, इट्स नॉट वेरी हेल्पफुल, ठीक है? तो आई वांट यू ऑल टू थिंक रियली सीरियसली ऑन दिस, और ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर निकले और भूल गए, क्योंकि बहुत पेनफुल सिचुएशन है। कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाके देखना, अब मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में कैंसर वार्ड अलग से बन गए हैं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेवलेंट है। इट इज द 3rd बिगेस्ट किलर इन इंडिया आफ्टर रोड एक्सीडेंट्स एंड कार्डियक अरेस्ट, ठीक है? तो प्लीज आप इस पे काम करें, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ एरोज who came here and educated our students. Thank you very much, and thank you students for listening carefully. सो मेरा डिनर हो गया था, अभी कुछ पेंडिंग काम थे वो मैं कर रहा था। व्हाट अ ब्यूटी। एंड मुझे थोड़ा सा क्या बोला, मुझे दूध तो चाहिए था, कल रात भी मैंने नहीं दिया था, तो ये दूध गर्म हो रहा है, और ये मैंने घी निकाल लिया है। घी मैंने एक बार इसी में रखा है, जब से आया तब से मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया, ये एज इट इज़ है, टाइट हो गया ठंड की वजह से आई थिंक। सो कोई नहीं, अब इसका हम यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे वो सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है, मतलब दूध में 1 चम्मच घी डाल के मस्त पियो, नींद आएगी, और नहीं आए तो फिर क्या कह सकते हैं। सो अभी तो यही प्लान है, एंड आई नो आज के व्लॉग में कुछ भी ऐसा मैंने इनफैक्ट मैंने किया है। मैं गया था एक सेमिनार कॉलेज, सो हो सकता है मैं उसकी बाइट डाल दूँगा आपको। सो अगर मेरे फ़ोन में रही, मैं डिलीट नहीं किया, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जा रहा था हर थोड़ी देर पे, दुख दर्द पीड़ा। सो दूध हो गया, इसको और ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।